आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी 69th के प्रीलिम्स में जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका थीम आप लोगों को बताएंगे और किस तरह के सवाल पूछे गए थे ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया ये लगेगा कि बीपीएससी अपने बिहार स्पेसिफिक चीज़ों को लेके कहाँ तक गहराई में पूछ रहा है सवाल। और ये 69th का पेपर, बाकी जो आपका जनरल चीज़ है वो तो आप अपनी जो यूपी पीसीएस और बाकी पढ़ाई कर रहे हैं उससे आपका कवर होगा ही, लेकिन जो बिहार स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आपको कहाँ तक जाना है, क्योंकि सबसे गहराई वाला पेपर में से एक था बीपीएससी 69th का। चलिए उस पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो थीम है, जो सवाल था वो ये था कि ये जो सूजनी का काम है, ये लिखा था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, इंडियन कल्चर के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो ये सूजनी जो है वो बिहार में क्या है। क्या मटका बनाने का काम को कहते हैं, कढ़ाई का काम है, या दो ऑप्शन और दिया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि वहाँ पे सूजनी एक तरह का कढ़ाई का काम है बिहार में। अब देखिए, इससे हमें ये पता चल गया कि जो बिहार का बिल्कुल खास आर्ट एंड कल्चर का सवाल है उसकी हमें तैयारी करनी है। जैसे मधुबनी की पेंटिंग होती है, उनकी एक खास पहचान है, तो मधुबनी पेंटिंग पे आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। कुछ और मान लीजिए उनकी कढ़ाई का काम फेमस है, उसी तरीके से भागलपुर को सिल्क सिटी बोलते हैं। जैसे भागलपुर है उसे हम सिल्क सिटी कहते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे हमारा कल्चर को लेके, जो बिहार की खासियत वाली संस्कृति है, जो जिसके लिए वो फेमस है, उन चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सवाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के ऊपर पूछा हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें आपका था कि किस ज़िले में है, कौन से राजा के समय में इसे बनाया गया था, किस किस तरह की पढ़ाई होती थी, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो यानी कि जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार के अंदर, जैसे विक्रमशिला है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय था, हमेशा पहले वन लाइनर टाइप के जब सवाल आते थे तो वो पूछ देते थे कि कौन से राजा के समय में इसे बनाया गया है। तो गुप्त काल के राजा हैं, उनका नाम क्या है, ये सब चीज़ें सबको पता होती थी। अब आपको थोड़ा सा गहराई में जाना है, क्योंकि 2 ही 3 उनकी मेन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राचीन भारत को लेके। तो प्राचीन भारत पे बिहार का एक विशेष ध्यान रहता है हर साल, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तीसरा सवाल मैथिली भाषा के ऊपर था, तो उसमें ये सवाल आया हुआ था कि ये जो मैथिली लैंग्वेज है, मैथिली भाषा है, इसकी उत्पत्ति, जो ओरिजिन है, वो कैसे हम देखते हैं। मतलब सवाल ये था कि ये कौन से डायनेस्टी यानी राजवंश के समय में मैथिली भाषा का विकास होना शुरू हुआ था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर कर्नाट राजवंश है। अब कर्नाट राजवंश सिर्फ जान लेने से आपका काम नहीं होगा, अब इसके अंदर में हमें जाके देखना होगा कि कौन कौन से जो आज के ज़िले हैं वहाँ पर ये वंश फैला हुआ था, इसके कौन ओरिजिन है, इस मतलब कर्नाट डायनेस्टी को शुरू करने वाले कौन थे, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसी टाइप से आपको और भी कुछ लोकल डायनेस्टीज़ को सर्च करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे जैसे दरभंगा के राजा थे, और भी राजा हैं, ये देखना पड़ेगा। मधुबनी साइड में कौन से राजवंश था, मैथिली साइड में कौन था, मगध के जो राजा हैं वो तो हम हमेशा पढ़ते ही हैं। उसके बाद मगध पे सवाल था। सवाल ये था कि जो आपका अर्ली वैदिक एज है, पूर्व वैदिक काल है, उसमें मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो हमें महाजनपद पता होना चाहिए। महाजनपद के समय से ही, उसके पहले से ही मगध की राजधानी आपकी क्या थी, आपको ये पता होना चाहिए। राजगीर थी, राजगीर के बाद वो किस राजा के समय में पाटलिपुत्र में आया। जो मगध से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण राजा थे, जितने भी थे, हर्यवंश जो आपके डायनेस्टी था, हर्यवंशक डायनेस्टी। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग जानते हैं, जब आखिरी मौर्य राजा थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग उनके कमांडर थे, वो आए थे। उसके बाद कण्वा वंश के लोग थे। तो आपको इस तरीके से पूरी चेन पता होनी चाहिए। मगध आपको पढ़ना है पूर्व वैदिक काल से लेके, अर्ली वैदिक एज से लेके आपको पूरा पढ़ना है कण्वा वंश तक। ये आपको पता होना चाहिए। जो भी वहाँ पर बैठ के जिन्होंने अपना कैपिटल, जिन्होंने अपनी राजधानी मगध में बनाई, पाटलिपुत्र में बनाई, राजगीर में बनाई, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। हमें बिंबिसार पता होना चाहिए, अजातशत्रु के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल जो पूछा जाता है उसमें पॉलिटी से लिया हुआ एक सवाल है। अक्सर इस तरह का प्रीवियस ईयर सवाल, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए लगा के जाना बहुत ज़रूरी है, जो भी लोग बीपीएससी देना चाहते हैं। सवाल ये था कि बिहार जो है वो अंग्रेज़ों के समय में बंगाल प्रेसिडेंसी से कौन से साल में अलग हुआ था। उसमें 3-4 ऑप्शन था, 1912, 1936, 1947 और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो 1912 में क्या हुआ था, बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। लेकिन बिहार जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था
तो उसमें बिहार और उड़ीसा साथ में दोनों अलग हुए थे बंगाल से। और ये दिन कौन सा था, ये डेट कौन सी थी, ये डेट था 22 मार्च 1912। इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस भी हम लोग मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1936 में क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1936 में जो ये उड़ीसा भी साथ अलग हुआ था बिहार के 1912 में बंगाल से, अब यहाँ पर उड़ीसा और बिहार को अलग अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 को। और ऐसा कब हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अगर आप समझेंगे तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, उसी के तहत फिर इन दोनों को अलग कर दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इसमें देखना है। अब देखिए, आप पूरे इंडिया का जो नदी है उसको बहुत डिटेल में अगर आप नहीं भी देख के जाते हैं, तो अपने भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ख़ास तौर पे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास का, इस एरिया पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए ज्योग्राफी में। जैसे अगर कौन सा मिनरल का उत्पादन होता है, कौन सा लॉ अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है, कोयले के बारे में पता होना चाहिए, नदी के बारे में पता होना चाहिए। उसी सबसे रिलेटेड एक इन्होंने सवाल ये पूछा कि सुवर्ण रेखा जो नदी है उसका उद्गम ग्राम कहाँ है। ग्राम पूछ दिया, सीधे विलेज का नाम पूछ दिया, जबकि हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, ये किस में जाके मिलती है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इतना डिटेल आपसे बीपीएससी अब चाह रहा है कि अच्छा जो इंपॉर्टेंट नदी है कम से कम आप उसको ये पढ़ लीजिए कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो ये कई बार सवाल पूछा गया है, जो राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है बिहार में, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको यूपी की तैयारी करें तो यूपी का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर एक सवाल पूछा था कि सोना जो है वो बिहार के किस ज़िले में आपको देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि रफ डायग्राम हम लोग बिहार का कुछ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा करके, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना दक्षिण पूरब का, यहाँ पे एक ज़िला है जमुई, नवादा, जमुई, गया पड़ता है, तो यहाँ पे एक जमुई ज़िला है। ये जमुई में ही आपको सोना देखने को मिलता है बिहार में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे झारखंड है, और झारखंड में आपका धारवाड़ क्षेत्र का पत्थर मिलता है, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक मिलता है। वहीं पर आपको आयरन ओर भी देखने को मिलता है, लौह अयस्क का क्षेत्र देखने को मिलता है धारवाड़ में। उसके बाद आपको सोना भी देखने को मिलता है। तो अगर आप ये भी, अगर आपको सिर्फ इतना भी मैप में ज़िला याद है कि जमुई कहाँ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चूँकि वो झारखंड के से सटा हुआ है ज़िला है, और झारखंड में धारवाड़ पत्थर देखने को मिलता है, तो दक्षिणी हिस्सा जो है बिहार का, वहाँ भी आपको झारखंड का वो पहाड़ों का टच देखने को मिलता है, गया, जमुई, नवादा। तो इसका मतलब है कि धारवाड़ के पहाड़ वहाँ मौजूद हो सकते हैं। अगर धारवाड़ के पहाड़ मौजूद हो सकते हैं तो सोना मिलने का चांस वहीं पर है। तो इस तरीके से आप जमुई के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट लगा के भी आप सवाल सही कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल पूछा गया था कि त्रिवेणी जो नहर है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो त्रिवेणी नदी नहर जो है वो कौन सी नदी पे बना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों बनाया गया, कितने साल पहले बनाया गया। त्रिवेणी कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, उस पर मेंस में भी सवाल कभी कभी पूछा गया है, और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला सवाल है, ये सवाल पूछा गया कि कोसी प्लेन जो है उसका एवरेज हाइट कितना है सी लेवल से, यानी कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, इस पर भी सवाल पूछा गया है। अब देखिए, जो ये सी लेवल से हाइट पूछी जाती है, आपको इसका एक रफ आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे अपने उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ का आपको आइडिया होना चाहिए। लखनऊ का एवरेज हाइट आप देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे सी लेवल से, औसतन ऊंचाई देखेंगे समुद्र तल से, तो वो आपका 123 मीटर के आसपास दिखने को मिलेगा। सबसे ऊंचा कहाँ देखने को मिलेगा, यूपी का मैप अगर आपको क्लियर होगा तो आप देखेंगे सहारनपुर अपना ज़िला है, उत्तर पश्चिम में बिल्कुल पड़ता है, सबसे ऊंचाई पे है। तो यहाँ पर आपको 300 मीटर की लगभग हाइट देखने को मिलती है समुद्र तल से। और 123 मीटर कहाँ गए आप, नीचे लखनऊ में। अगर आपको इतना भी आइडिया है लखनऊ का, तो उसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ था कोसी का। जब ये सवाल था कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो उसमें एक ऑप्शन था आपका 300 मीटर, एक पूछ दिया था 150 मीटर, एक दे दिया था 30 मीटर, और एक दिया था नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर लखनऊ से गंगा जी हमारी थोड़ी सी नीचे ऐसे आ रही हैं पटना की तरफ, तो जाहिर सी बात है, और फिर उसके आगे बढ़ती हैं कोसी की तरफ, कोसी प्लेन है मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर, तो अगर लखनऊ अपना 123 मीटर के आसपास है तो जाहिर सी बात है 300 मीटर तो नहीं होगा आंसर, और 150 मीटर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के बाद नदियाँ ऊपर थोड़ी जा रही हैं, आप तो ढलान के साथ नीचे ही आ रहे हैं ना, जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान के क्षेत्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 150-300 मीटर तो ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके सामने 30 मीटर है, इनमें से कोई भी नहीं है।
तो पटना का अगर आप देखेंगे तो पटना लगभग 53 मीटर की इसकी हाइट है समुद्र तल से। एवरेज हाइट जो इसकी है, एवरेज ऊंचाई है, वो समुद्र तल से 53 मीटर आपको देखने को मिलता है। तो उसके आसपास भी अगर आप सोचेंगे तो 30 मीटर का आंसर आप सही टिक कर सकते हैं और यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से भी आपको चीज़ों को डील करना है। ज्योग्राफी में आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक बीपीएससी में एक और सवाल पिछले साल 69 में पूछा गया था कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। उसमें एक बूढ़ी गंडक दिया था, 2-3 नाम और दिए थे और एक नारायणी नदी का नाम दिया था। तो देखिए बूढ़ी गंडक, जल्दी जल्दी में कुछ लोग इसको भी मार दिए थे आंसर। देखिए बूढ़ी गंडक तो अपने आप में दूसरा एक नदी है, वो नाम नहीं है दूसरा गंडक का। और इसका जो इसका नेम है वो आपका नारायणी नदी है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर नहीं बता पाए थे त्रिवेणी नहर का। त्रिवेणी नहर आपका गंडक नदी पर बना हुआ है पश्चिम चंपारण में। ठीक उसी तरीके से ज्योग्राफी में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ आप जिलों की लोकेशन से ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टर्शरी पीरियड है, टर्शरी पीरियड में आपका हिमालय बना था और क्वाटरनरी पीरियड में क्या बना था, हिमालय के बाद जब हिमालय पहले बना वहाँ से नदियाँ आईं, नदियाँ ऊपर से सिल्ट अपने साथ ले आईं, नीचे उत्तरी मैदान के क्षेत्र बने, उसी सिल्ट को जमा करते करते खादर और भांगर 2 तरह की हमें मिट्टी देखने को मिलती है, वो क्वाटरनरी पीरियड में डेवलपमेंट हुआ। अब टर्शरी पीरियड की अगर बात है तो टर्शरी पीरियड में आपको इतना भी पता है कि हिमालय बना था टर्शरी पीरियड में। तो अब इतना लॉजिक लगाइए कि आपका ये है लगभग इस तरीके से, मान लीजिए बिहार, और बिहार का ये जो पश्चिमी चंपारण वाला हिस्सा ये थोड़ा सा नेपाल साइड में जाता है। मतलब नेपाल की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलती हैं। अगर पश्चिम चंपारण में शिवालिक की पहाड़ देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पत्थर आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है पश्चिम चंपारण में, जो कि टर्शरी पीरियड में बना होगा। क्यों? क्योंकि शिवालिक तीसरा रेंज है, तीसरी एक रेंज है, श्रृंखला है किसकी, हिमालय की। हिमालय, उसके बाद आपका हिमाचल वाला रेंज जिसमें मसूरी भी है उत्तराखंड में, और उसके बाद आपको शिवालिक देखने को मिलता है। अब शिवालिक भी हिमालय का हिस्सा है तो टर्शरी पीरियड में बना होगा। पश्चिम चंपारण में है तो जाहिर सी बात है टर्शरी पीरियड के जो पत्थर है वो पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेंगे। अब धारवाड़ कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिण पूर्व के हिस्से में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गया, नवादा, जमुई, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये झारखंड से सटा हुआ है, झारखंड में आपके धारवाड़ पत्थर हैं। तो इस तरीके से भी ज्योग्राफी के सवाल आप बिहार के बहुत सारे सही कर सकते हैं। और जो ये सवाल है कि वो नदी कहाँ से निकली है, उसका सहायक नदी कौन सा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सम्मान देना पड़ेगा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो उम्मीद है कि ये 69 बीपीएससी में जो बिहार स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था इससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया लगा होगा। हम 68, 67, 66, 65, 64 तक पीछे तक जाएंगे। पिछले 5-6 साल के भी सवाल को अगर आप थोड़ा गहराई में कर लेते हैं तो उसके पीछे के जो सवाल पूछे गए हैं वो आप कर ले जाएंगे। आपको एग्ज़ाम के पहले कोशिश करिएगा कि जब 20 दिन बाद यूपी पीसीएस के आप बीपीएससी दे रहे होंगे तो 69, 68, 67, 66, 65 और 64 कम से कम 64 तक आप देख जाइए। हो सके तो 60 से 62 तक के क्वेश्चंस को आप लगा जाइएगा। निश्चित तौर पे आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। थोड़े से गहराई में डील करना है आपको, और आगे हम और भी चर्चा करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी हम लोग वीडियो में देखते रहेंगे आगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फ़िलहाल इसको देखिए और यूपी पीसीएस के लिए जो आप फोकस अपना बनाए रखिए उसको बनाए रखिए। आरओ के लिए भी टेंशन मत लीजिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय वो सब के सब आरओ में काम आने वाली है। तो उसमें जो हिंदी वगैरह है उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी के लिए आप लोगों को अलग से पूरी वीडियो मिलेगी इस चैनल पे, और बिल्कुल भी आप लोगों का टेंशन हिंदी का ख़त्म हो जाएगा। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 50+ ही करके आएगा, 55 भी कर सकता है या उसके ऊपर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते